Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nain and today we are going to study a very interesting topic of modern physics. Let's watch. The topic of discussion today is Einstein's mass energy relation. E is equal to mc square, and by this relation Einstein tells us that how the mass and energy are interrelated with each other. Let's derive this relation. Dear students, to calculate the relation between mass and energy, let us consider that the force F is constant acting in the same direction as the displacement. अब आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वर्क डन का, क्योंकि एनर्जी जो है वो और वर्क डन वो सेम थिंग है. एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क डन जो है वो भी, अगर आप उसको ऐसा यूनिट देखें तो वो भी जूल होती है. सो यू कैन एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द वर्क डन विच कैन बी इक्वलेंट टू द एनर्जी. यानी आप वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करके आप उसे एनर्जी की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपकी एनर्जी है. वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी हो सकता है. एनी एनर्जी जो है वो आपको वर्क डन से मिल सकती है. और आपने वर्क डन का फार्मूला ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस पढ़ा हुआ है कि वर्क डन जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का. ये हम उसकी स्केलर फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट्स वाई मैंने इसके दरमियान में जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो यूज नहीं किया. सो वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है. अब वो जो वर्क डन है वो यहाँ पे इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उस वक्त जो उसकी वर्क डन है वो किसके इक्वल होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी की. जैसे कि मैंने आपको कहा कि वर्क डन जो है वो किसी भी एनर्जी के इक्वल हो सकता है. पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है विद इन द बॉडी, या फिर अगर मूविंग बॉडी है तो उस वक्त जो उसका वर्क डन है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा ड्यू टू इट्स मोशन. सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. आई कैन राइट वर्क डन की जगह मैं उसको काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ. दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस, वेयर एस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट हेयर. इन जनरल जो फोर्स है यहाँ पे, वैसे अगर ये तो हमने एक एस्टिमेट किया ना कि फोर्स इज कांस्टेंट. अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, और ज्यादातर जनरल केस में फोर्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक जैसी फोर्स हर वक्त लगा रहे हो किसी चीज के ऊपर. कभी फोर्स कम हो लग रही होती है, कभी फोर्स ज्यादा लग रही होती है. दैट्स वाई जनरली फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होती. तो फिर हम जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से खाली कैलकुलेट नहीं कर सकते, एफ एस के फॉर्मूले से. हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए का फिर इंटीग्रल लेना पड़ेगा. अब वो जो इंटीग्रल होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना आप फासला कवर करा रहे हैं फोर्स लगा के, आपने एक ऑब्जेक्ट पकड़ी है और उस ऑब्जेक्ट को आप घसीटते जा रहे हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं और उस फोर्स से जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, लेट्स सपोज जीरो से लेके टोटल डिस्प्लेसमेंट एस तक, तो वो जो जीरो से लेके उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है वहां तक आपने इंटीग्रल के जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल, वो जीरो से लेके एस तक, यानी टोटल लिमिट्स आपने लेनी है टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए. ठीक है. So the integral will be from 0 to s and this is f ds. ठीक है. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, डेरिवेटिव इसके साथ आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम इंटीग्रल कंसीडर कर रहे हैं ना कि इंटीग्रल जो है वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 टू s को शो कर रहा है. ठीक है. अब ये हमने इसकी फॉर्म लिख ली क्योंकि फोर्स आपकी वेरिएबल फोर्स है, अब वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है. सो द काइनेटिक एनर्जी शुड बी इंटीग्रल इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस, वेयर एस जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू s. अब फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो है उसमें मैस इन्वॉल्व होता है. नॉन रिलेटिविस्टिक केस वो होता है जब आपकी वो जो गैमा फैक्टर है, गैमा फैक्टर आपने पढ़ा हुआ, यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द गैमा फैक्टर. गैमा इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्म होती है गैमा फैक्टर की. अब ये जो फैक्टर है इस गैमा के अंदर, ये जो टर्म हम ले रहे हैं वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये इस गैमा फैक्टर के अंदर आता है. और ये गैमा फैक्टर विच इज नोन एज द लॉरेंट्ज फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसको आप रिलेटिविस्टिक फैक्टर भी कहते हैं, जो आपकी रिलेटिविटी है उसको डिटरमाइन करता है. यानी बेसिक जो रिलेटिविस्टिक जितने भी केसेस हैं उसमें इन गैमा फैक्टर का बड़ा रोल है. तो हम ये जो टर्म इसमें आ रही है इस गैमा के अंदर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की टर्म, इफ दिस टर्म इज वेरी मच लेस देन 1, सो वी कैन कंसीडर द नॉन रिलेटिविस्टिक केस कि आपके पास अब ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है. ठीक है. नॉन रिलेटिविस्टिक केस तब आएगा जब ये जो टर्म इस गैमा फैक्टर में आ रही है वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये बहुत स्मॉल होगी 1 से. सो आप अपनी काइनेटिक एनर्जी उस वक्त जो राइट डाउन कर सकते हैं वो इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेस. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये रिलेशन आप इधर यूज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का. और फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स जो है वो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है. ठीक है. जब आप न्यूटन सेकंड लॉ को कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि फोर्स जो है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी ओवर डी टी के. अब यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ, एंड व्हाट इज मोमेंटम,
अगर आप इधर रिलेटिविस्टिक मास कंसीडर करें तो रिलेटिविस्टिक मास होता है गैमा एम। आपको पता है ना कि रिलेटिविस्टिक मास जो ये आपने पढ़ा हुआ है जो इन द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि आपका मास जो है वो मास वेरिएशन, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन का कंसेप्ट। तो ये जो मास है अब आपका, ये एक रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक मास को आप खाली एम के साथ डिनोट नहीं करते, रिलेटिविस्टिक मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैमा एम। ठीक है, तो मोमेंटम पी की जगह आप क्या यूज करेंगे, गैमा एम, और साथ के आगे उसकी वेलोसिटी वी। सो मोमेंटम जो कि बराबर था मैस इनटू वेलोसिटी के, मैस के साथ ये गैमा का फैक्टर आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली द मैस, दिस इज द रिलेटिविस्टिक मैस। सो वी कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ गैमा एम इंटू वी। ठीक है, आपने इस फॉर्म में इसको लिखा। और उसके बाद जब आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे फॉर द इंटीग्रल 0 टू s, तो फोर्स की जगह अब आप ये वाली रिलेशन यूज करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ गैमा एम वी, और साथ ये वाला आ गया डी एस। ठीक है, अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैं इस s को रिमूव करना चाहती हूँ और मोमेंटम की फॉर्म में मैं चाहती हूँ कि मेरा इंटीग्रल जो है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ जाए, यानी इसकी जो वेरिएशन है ये 0 से s डिस्प्लेसमेंट के लिए वो वेरिएशन ये लिमिट्स में चेंज करना चाहती हूँ और मैं इसको मोमेंटम के लिहाज से वेरी कराना चाहती हूँ। तो मैं इस s को यूज कर सकती हूँ कि आपका जो s इज इक्वल टू वी टी, वेयर टाइम जो है वो आपका रिलेटिविस्टिक टाइम है। सो अगर s इक्वल है वी टी के, तो आप किसके इक्वल करेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। तो अगर आप इसका डिफरेंशियल लें, सो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, क्योंकि वेलोसिटी तो आपकी यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो डिफरेंशियल जो है वो टाइम के ऊपर आएगा। सो यू कैन राइट डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, और आप इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे, डी एस की जगह पुट करेंगे वैल्यू डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, तो ये वेलोसिटी बाहर लिख लेंगी आप, और डी टी जो है वो डी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एंड यू कैन राइट वी, और ये डिफरेंशियल ऑफ गैमा एम वी ये इसी तरह रहेगा, और साथ अब इसके इस तरह से अब आपका जो डिफरेंशियल है, यानी जो आपका इंटीग्रेशन है, अब वो मोमेंटम बेस्ड हो गई है। यानी पहले वो इंटीग्रेशन आपकी हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, अब आपकी इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंटम। सो द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन वो भी चेंज होंगी, वो एस आपने चूंकि रिमूव कर दिया है, और एस की जगह डी एस की जगह अब आपके पास क्या यूज हो रहा है, गैमा एम वी। ठीक है, अब आपकी इंटीग्रेशन जो है वो 0 से एम वी तक होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू एम वी, और ये वाला v जो है बाहर आ गया, और डिफरेंशियल ऑफ गैमा एम वी। गैमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, लोरेंट्ज फैक्टर है, ये गैमा 1 हो सकता है फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैमा किसके साथ है, रिलेटिविस्टिक मास के साथ है। इसको आप इधर अंदर ओपन कर सकते हैं, जिस गैमा इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसके इक्वल है, 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट, आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। सो दिस इज m/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। अब जो आपका मैस है, दिस इज नॉट द रिलेटिविस्टिक मैस, ये अब आपका कांस्टेंट रेस्ट मैस है, क्योंकि जब गैमा फैक्टर आपने ओपन कर लिया इसके साथ, तो फिर अब ये मैस आपका रिलेटिविस्टिक मैस नहीं रहा, जब आपका कांस्टेंट रेस्ट मैस हो गया है, और साथ आपका ये वेलोसिटी v है। ठीक है, ये सारा डिफरेंशियल के अंदर है, डी के अंदर ही आप इसको सॉल्व करेंगे, गैमा की वैल्यू डाल दिए, और ये मैस अब क्या बन गया, कांस्टेंट रेस्ट मैस बन गया। पहले ये रिलेटिविस्टिक मैस था, और अब ये जो है वो साथ इसका वेलोसिटी v है। और अब आपने इसकी करनी है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। एक बात जो अहम बात आपने पहले करनी है वो ये है कि अब आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो पहले मोमेंटम बेस्ड थी, अब जब आपने गैमा फैक्टर की वैल्यू इसमें डाली है, अब आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेलोसिटी बेस्ड हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये आपका कांस्टेंट रेस्ट मैस बन गया। जब कांस्टेंट रेस्ट मैस बन गया, इसका मतलब है ये अब आपका एक कांस्टेंट फैक्टर है, अब ये रिलेटिविस्टिक मैस नहीं रहा। जब तक ये रिलेटिविस्टिक मैस था, तब आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मोमेंटम बेस्ड थी 0 से एम वी तक। अब ये मैस की चूंकि कोई वेरिएशन नहीं है, तो अब आपका मैस भी कांस्टेंट रेस्ट मैस हो गया, तो अब आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ वेलोसिटी बेस्ड रह जाएंगी। ठीक है, और वेलोसिटी वेरी कर रही है 0 से लेकर टोटल वेलोसिटी v तक। तो ये आपने देखा किस तरीके से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो रही हैं। पहले वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बेस्ड थी, आपने डिस्प्लेसमेंट को ओपन किया तो वो मोमेंटम बेस्ड हो गई 0 से लेके एम वी। फिर आपने जब मोमेंटम को भी के अंदर गैमा फैक्टर को खोला है और गैमा फैक्टर को ओपन कर दिया, तो तब आपका मैस चूंकि कांस्टेंट रेस्ट मैस बन गया, तो अब आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ वेलोसिटी बेस्ड रह गई हैं 0 से लेके v तक, where v is the total velocity. So the kinetic energy is equal to integral 0 to v, and this is v differential of gamma की वैल्यू आपने डाल चुके हैं यहाँ पे, और and this mass and velocity। अब आप इसका करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होती है, ये आपका v जो शुरू में है, दिस आप इसको x कह सकते हैं, दिस v इज योर x, और ये जो पूरा फैक्टर जो इस डिफरेंशियल के अंदर आ रहा है, यू कैन टेक दिस फैक्टर एज अ y। ठीक है, आप इसको y कंसीडर कर सकते हैं। अब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये फॉर्मूला होता है उसका कि इंटीग्रल ऑफ x dy दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ x dy। ये फॉर्मूला होता है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। ये फॉर्मूला हम इधर यूज करेंगे। हमारा x कौन है v, और हमारा y कौन है, ये आपका पूरा फैक्टर जो है mv/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट, ये पूरा फैक्टर आपका y है।
ठीक है। सो यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, द काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है आपने इस फार्मूले में एक्स वाई, एक्स कौन है वी एंड मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई ये पूरा फैक्टर, सो वी जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा सो दिस इज एम वी और वी मल्टीप्लाई होकर वी स्क्र ओवर 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र का अंडर रूट, ये बन जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस इधर लगाया, और मैथ्स चूंकि अब आपका कांस्टेंट है तो मैथ्स को आप बाहर लिख सकते हैं इसमें, और इंटीग्रल किसके ऊपर आपने लेना है, इंटीग्रल है आपका एक्स डी वाई, व्हाट इज योर एक्स, एक्स इज योर वी, ये आपने लगा दिया वी, और डी वाई क्या है अब आपके पास, ये आपका पूरा फैक्टर था, ये आपका y था, तो dy का क्या होगा आपके पास, dy जो है वो हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ v और डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, ये बन जाएगा। ठीक है, मैथ्स आपने बाहर लिख लिया, जब आप इसका पूरे y का डिफरेंशियल लेंगे तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dv, क्योंकि आपकी जो वेरिएशन है वो सिर्फ वेलोसिटी की बेस्ड रह गई है ना, जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, तो सिर्फ डिफरेंशियल भी सिर्फ v के ऊपर होगा, सो दिस इज dv ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरह हो जाएगा। डी वाई जो है वो डिफरेंशियल है इस y के ऊपर, जिसमें से मैथ्स को मैंने बाहर लिख लिया चूंकि वो कांस्टेंट है, एंड दिस इज डी वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और ये जो ये वाला v आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, इस x की वजह से, वैल्यू ऑफ x इज v। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें, सो दिस इज एम वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट माइनस, अब जब आप इसको सॉल्व, ये जो नीचे वाला फैक्टर है किस तरह से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इसको जरा ऊपर ले जाएं, ये नीचे अंडर रूट है तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा -1/2, अंडर रूट की वैल्यू होती है ना +1/2, जब आप इसको ऊपर लिखेंगे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं -1/2, इस पूरे वैल्यू की जो इस पूरी वैल्यू को आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ये आ गया वी डी वी, अब वी डी वी नहीं है, हम इधर एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं इंटीग्रल का, और वो क्या होता है कि फंक्शन पावर और उसका डेरिवेटिव। अगर ऐसा फॉर्म आ जाए कि फंक्शन हो, पावर हो और उसका डेरिवेटिव हो, तो हम उसमें पावर में एक प्लस करते हैं और उसी से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अभी वो फॉर्म नहीं बन रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हेयर वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 ओवर सी स्क्वायर, ये जो -2 ओवर सी स्क्वायर का फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे अंदर, और नीचे जो है वो इससे मैं इधर बाहर डिवाइड भी कर लूंगी -2 ओवर सी स्क्वायर से, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव क्या है, ये देखें वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, फंक्शन पावर तो हमने कर दी, डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर क्या होगा, ये पूरा माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होगा -2v ओवर सी स्क्वायर, ये डेरिवेटिव बनता है, माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2v ओवर सी स्क्वायर। इस फैक्टर को v तो था हमारे पास ऑलरेडी बाहर, लेकिन -2 ओवर सी स्क्वायर जो है वो कम था ना, तो -2 ओवर सी स्क्वायर से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, और बाहर जो है मैंने उसको डिवाइड कर दिया इस फॉर्म को लाने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है -2 ओवर सी स्क्वायर से, अंदर मल्टीप्लाई किया है और बाहर मैंने उसको डिवाइड भी कर लिया इस फैक्टर से। ठीक है, और ये मैंने क्यों किया है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, ताकि इसकी ये जो फॉर्म है आपके पास के इंटीग्रल रूल लगाने के लिए कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, उसकी पावर और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू द फंक्शन की जो पावर होती है उसमें 1 प्लस हो जाता है एंड डिवाइडेड बाय पावर +1, इस तरह से। सो द काइनेटिक एनर्जी जो आपने पीछे निकाली थी वो एम वी, पहला फैक्टर तो वैसे का वैसा रहेगा, जो दूसरा फैक्टर है उसमें हमने उसको सॉल्व करना है, जो नीचे वाला था -2, ये देखें जो नीचे यहाँ पे था 2 नीचे रह जाएगा एंड एम सी स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, -1/2 की पावर में +1 किया एंड डिवाइडेड बाय -1/2 +1, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह से थी, 0 से लेके v तक, इस तरह से, और बाहर ये फॉर्म बन गई। अब जब आप इसको ये करेंगे 1 में से -1/2 जब आप सॉल्व करते हैं तो 1 में से 1/2 जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 रह जाएगा, वो 1/2 ऊपर जाके इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देंगे एंड दिस इज एम सी स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1 में से 1/2 निकालेंगे तो ये खाली 1/2 रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा इसका, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगी 0 से लेके v तक। ठीक है, अब एम वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, ये तो पहली टर्म तो वैसे की वैसी चली आ रही है ना, इसको अब आप करें लिमिट्स जब पुट करेंगे, पहले आप पहली लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, जब इधर आप ये पुट करेंगे फर्स्ट लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे v, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर
ये सेम फॉर्म आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, तो ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट लिमिट पुट करने 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा एंड दिस होल टर्म विल बी 0 फर्स्ट लिमिट पुट करने से। अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 इसकी जगह, वेलोसिटी की जगह जब 0 पुट करेंगे, सो आपके पास ये पूरी टर्म ये वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 0 हो जाएगी, और लोअर लिमिट के साथ जो है वो ये इसका जब ये टर्म 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट के साथ आपको पता है जब लोअर लिमिट डालते हैं तो माइनस साइन आता है। होल टर्म जब ये 0 होगी तो अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, और जो माइनस साइन है ये इस लोअर लिमिट को पुट करने से आ रहा है जगह। जब आप अब इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट टर्म वैसे ही है, और ये माइनस MC स्क्वायर हो जाएगी इस तरह से। और अब उसमें अब ये जो फैक्टर है 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये तो गैमा था आपका अंडर रूट, ये आपका रिलेटिविस्टिक फैक्टर था, और आप इसको लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, इसको आप गैमा पुट कर दें, सो दिस इज गैमा mv स्क्वायर एंड माइनस MC स्क्वायर इस तरह से। और फॉर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर आप रिलेटिविस्टिक फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक फैक्टर सिर्फ तभी इस्तेमाल होता है, उन पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को के बराबर होती है, उनको अप्रोच कर रही होती है। तो वी कैन राइट वी स्क्वायर की जगह आप इसको यानी वी की जगह सी पुट कर सकते हैं ना इधर, तो वी स्क्वायर की जगह आप इधर सी स्क्वायर लगाएंगे, सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गैमा MC स्क्वायर और माइनस MC स्क्वायर, और जब आप इसको कॉमन लेंगे, सो MC स्क्वायर कॉमन ले लें, सो दिस इज गैमा -1 इंटू MC स्क्वायर। इस तरह से आ गई आपकी क्वेश्चन। अब इसको आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, इसका मतलब है अब आपकी जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल है गैमा MC स्क्वायर के और माइनस MC स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू गैमा MC स्क्वायर, ये आपकी टोटल एनर्जी है गैमा MC स्क्वायर, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। टोटल एनर्जी के दो हिस्से हैं, दो हिस्से किस तरह से, एक आपकी रेस्ट मास एनर्जी MC स्क्वायर प्लस जो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी अगर पार्टिकल खड़े हैं तो आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ MC स्क्वायर होगी। टोटल एनर्जी क्या है, गैमा MC स्क्वायर। ये जो आपकी गैमा MC स्क्वायर है ये आपकी टोटल एनर्जी है, इसको आप इधर ही रहने दें, और ये जो MC स्क्वायर इधर माइनस हो रहा है इसको इधर ले जाएं काइनेटिक एनर्जी की तरफ, तो ये बन जाएगा MC स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा ना इक्वल के। अब MC स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इज जस्ट योर रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट एनर्जी भी कहते हैं इसको, कि जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उस वक्त उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो MC स्क्वायर होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी तब आएंगे जब पार्टिकल्स इन मोशन होंगे, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी आ जाएगी। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी अगर वो पार्टिकल मूव नहीं करे तो फिर आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं करते। सो दिस यू कैन राइट दैट द टोटल एनर्जी E which is equal to the gamma MC square can be divided into two parts। आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर इट्स रेस्ट एनर्जी E0, ठीक है, which is equal to the MC square, and the second one is the kinetic energy which is due to the motion of the particles where E0 is equal to MC square। E0 is equal to MC square जो है वो उसकी टोटल सिर्फ रेस्ट एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये रेस्ट एनर्जी तब आती है पार्टिकल्स में जब पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते। अगर पार्टिकल्स मूव भी कर रहे हैं तो फिर रेस्ट एनर्जी के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है टोटल एनर्जी में, ठीक है। अब आप इसके दो केसेस भी यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर द बॉडी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तब उसकी टोटल एनर्जी जो है वो उसकी रेस्ट एनर्जी E0 इज इक्वल टू MC स्क्वायर होगी। और केस 2 ये है कि अगर बॉडी मूव कर रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ, तो फिर जो उसकी टोटल एनर्जी है वो पूरी गैमा MC स्क्वायर होगी। गैमा MC स्क्वायर, गैमा MC स्क्वायर का मतलब है MC स्क्वायर ओवर गैमा फैक्टर की वैल्यू आप डाल सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट, तो तब उसकी टोटल एनर्जी ये होगी। सो टोटल एनर्जी की वैल्यू चेंज कर सकती है इस हिसाब से कि अगर पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं तो सिर्फ ये वाली एनर्जी, और अगर पार्टिकल्स मूव भी कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, तब उसकी टोटल एनर्जी गैमा MC स्क्वायर होगी इस तरह से, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, और इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ये है इस रिलेशन की कि आइंस्टाइन ने हमें बताया कि हाउ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, क्योंकि मैस को तो एनर्जी में आप आम डेली लाइफ में मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी देख सकते हैं, यानी आप रबिंग ऑफ हैंड्स करें, उसमें भी आप देख सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से जब आप ज़मीन पे चलते हैं फ्रिक्शन होती है, तो आपके जो मैस है वो हीट एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। रबिंग ऑफ हैंड्स में भी जब आप मैसेस को रब करते हैं तो हीट एनर्जी आती है, तो मैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या आप न्यूटन लॉ से भी देख सकते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को भी जब क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की आइंस्टाइन की इस रिलेशन की ये ब्यूटी है कि आप इस रिलेशन से हमें ये भी पता चलता है कि ना सिर्फ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है एज अ हीट एनर्जी, बट द एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मैस।
अब ये वाहिद और ये वो प्रोसेस है, आप पेयर प्रोडक्शन में इसको देख सकते हैं, जो कि सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से ही आपको पता चला है कि एनर्जी भी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है आपने देखा है कि उसमें कैसे एक न्यूक्लियस जो है जब आप उसके ऊपर गैमा रेडिएशन फॉल कराते हैं तो उससे किस तरह से दो न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हाउ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, ये सिर्फ आपको मॉडर्न फिजिक्स से पता चला, जो कि आपको आइंस्टाइन की इस मैस एनर्जी रिलेशन से पता चला। अदरवाइज अगर आप सिर्फ न्यूटन लॉज को फोकस करते और क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ते तो सिर्फ आप मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन एनर्जी को मैस में कन्वर्ट होता नहीं देख सकते थे। सो दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी रिलेशन, दैट द एनर्जी एंड मैस आर interconvertible. Interconvertible means not only the energy can be converted, not only the mass can be converted into the energy, but the energy now can also be converted into the mass. And this is the beauty of the result for the Einstein mass energy relation, where c is the speed of the light, but this relation can only be applicable for that microscopic particles like electron, proton, neutron, etc., whose speed is equivalent to the speed of light c, which is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये आप उन पार्टिकल्स के लिए पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस कायनात में जितनी भी पार्टिकल्स हैं, हम कहते हैं किसी की भी स्पीड या यानी इवन द स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बहुत कम है आपकी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी चीज़ है तो वो किसी चीज़ की है तो वो स्पीड ऑफ लाइट है, और ये उन्हीं चीज़ों की स्पीड हो सकती है जिनका मैस बहुत कम हो, लाइक वो पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो आपको जो कि माइक्रोस्कोपिक है, जो कि नज़र नहीं आते आपको, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स के लिए हम मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं और आइंस्टाइन की मैस एनर्जी की रिलेशन की बात कर रहे हैं कि नॉट ओनली द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, बट द मैस कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी विद द हेल्प वेयर सी स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और द मैस ऑफ और इवन द मैस ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस था। आई होप आपने इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फोकस कर लिया होगा, अच्छे से फॉलो कर लिया होगा, इन पर फोकस किया होगा, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। इंटीग्रेशन, इसके लिए आपको अच्छे होने चाहिए, इंटीग्रेशन के रूल्स पता होने चाहिए, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या होती है, फिर ये जो इसका ये रूल है हमने लगाया, इंटीग्रल रूल है, ये किस तरह से लगाते हैं, इसकी लिमिट्स कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ और लोअर लिमिट जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लगती है। ये सारी बातें आपको अगर आपको पता होंगी, अगर नहीं पता थी तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अब आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, परेशानी हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can like and share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.